सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी अनअकैडमी पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग बच्चे जानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो स्टार्ट हो चुका था। हमारा कुछ एक थोड़ा सा पार्ट हमने प्रोडक्शन फंक्शन के कर चुके थे हम। अब जो बच्चे हम लोगों की क्लास होने जा रही है प्रोडक्शन फंक्शन की, वो सेकंड क्लास है, सॉरी थर्ड क्लास है, जिसमें हम चीज़ों को कंप्लीट कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें प्रोडक्शन फंक्शन की। बाकी आज आप सभी को पता है 26th ऑफ जैन है। आज आप सभी लोगों को इसलिए मैंने एक ही क्लास रखा हुआ है भाई, ठीक है? तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बच्चे इस प्रोडक्शन फंक्शन में जो बच्चों को डाउट हो, वो बच्चा डाउट पूछ सकता है। जो भी इश्यू है, वो इश्यूज़ पूछ सकता है वहाँ पे, कोई भी बच्चा आकर। और एक बात को ध्यान रखे बच्चा, कि जो भी मेरी क्लासेस हो रही हैं, उसमें तो शायद आप लोग जो भी मेरी क्लासेस हो रही हैं, जैसे कि 12 बजे हुआ, या वो 7 बजे हुआ, या फिर वो 10 बजे हुआ। ये 3 टाइमिंग पे आप सभी लोगों को पता है मेरी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं। यूट्यूब पर मेरी क्लासेस इन 3 टाइमिंग पे हो रही है भाई, ठीक है? बाकी क्लासेस जो मेरी हो रही है वो 4 बजे हो रही है भाई। किस पर हो रही है? ऐप पर हो रही है। अनअकैडमी ऐप पर मेरी 4 बजे क्लासेस हो रही है। ठीक है गाइस? तो आप सभी को पता है ये मेरी क्लास जो है 4 बजे कंटिन्यू बेसिस पे हो रही है। तो प्लीज़ गाइस आप इसको जॉइन करना ना भूलें क्लास को मेरी, क्योंकि ये क्लास आप सभी लोगों के लिए, जो भी बच्चा पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहा है, पेपर 2 कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो यूनिट नंबर 3, जो यूनिट नंबर 3 है वो मैं आप सभी लोगों को प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है गाइस? तो जल्दी-जल्दी हमारे सारे बच्चे जो हैं वो जुड़ते जाएँ, और हर एक बच्चे को चाहता हूँ कि कोई भी क्लास मेरा ये स्किप ना करे। जैसे कि आप लोगों को पता है ये क्या है, हमारे चैप्टर का नाम प्रोडक्शन फंक्शन बाय अभिषेक शुक्ला। आप सभी लोगों को हमेशा बिज़नेस इकोनॉमिक्स की क्लास आपके रेगुलर बेसिस पे जैसे चलती है वो चल रही है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में आप सभी लोगों को। एज़ यू ऑल नो, माय नेम इज़ अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव मोर देन 3 years of experience in teaching field and I am specialized for the subject of NTA Commerce और नेट जेआरएफ। मैं आप सभी लोगों को पेपर 2 कॉमर्स के लिए, जो भी बच्चे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन बच्चों को नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ भाई। आप लोगों के कि हर एक बच्चा अगर इस वाले एम को लेकर आया है, तो पेपर 2 से रिलेटेड बच्चा अगर कॉमर्स से स्ट्रीम से अगर पेपर 2 से रिलेटेड चाहे, तो मेरी तरफ से कोई भी एक ऐसा डाउट मैं ना छोड़ सकूं आप लोगों के लिए, मैं अपना पूरा बेस्ट देने के बाद। ठीक है गाइस? तो आई होप बच्चे, आप सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि अभी तक जितनी भी क्लासेस हमारी हो पाई हैं या हुई हैं, वो क्लासेस आप सभी को पता है वो रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं। कहीं कभी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, और इन फ्यूचर कभी थोड़ा-सा बीच में टेक्निकल इश्यू आ जाता है तो फिर वो अलग चीज़ है। हमारा मेगा क्विज़ भी हो चुका है, एक मैराथन क्लास छोटी-सी हो रखी है हमारी। हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप सभी लोगों से क्वेश्चंस करवाते हैं। हर एक बच्चा जानता है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारे क्वेश्चंस होते ही होते हैं। ठीक है? तो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर आपने ये पढ़ाया बट आपने इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस नहीं करवाए। तो ये बच्चा हमारा कोई नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं गाइस। ठीक है? तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बार-बार कहता हूँ कि प्लीज़ क्लास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में जॉइन करें गाइस। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में था। अ, तो जो भी बच्चे जेआरएफ 2021 को क्रैक करने के लिए सोच लिया है भाई, इसको क्रैक करने के लिए जिस भी बच्चे ने सोच लिया है, तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में यहाँ पे इन फैकल्टीज़ को जॉइन करें। जैसे चारू गोयल मैम हुई, डॉक्टर बरखा मैम मैम हुई, जितेंद्र पांडे सर हुए, पूजा सिंह मैम हुई, एनके शर्मा सर हुए, सैफ अहमद सर हुए, और आपके बिष्टि मुखर्जी मैम, और मैं अभिषेक शुक्ला। हम सारे 8 फैकल्टीज़ आपकी तैयारी को बहुत शानदार बनाने में लगे हुए हैं। आपको वेल प्रिपेयर्ड बनाने में लगे हुए हैं। गाइज़, आप भी हमारे साथ हमारा साथ दीजिए। आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी को मज़बूत तरीके से आपकी तैयारी को हम वेल प्रिपेयर्ड बना सकें। बस ज़रूरत किस चीज़ की है? आपके कोऑपरेशन की गाइज़। ठीक है? तो ये चीज़ हैं। अब कौन से फैकल्टी किस टाइमिंग पे पढ़ा रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, और क्या नाम है किस फैकल्टीज़ का, सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। क्योंकि आपको पता है आपके पेपर, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। ठीक है गाइज़? एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है।
दोनों ही पेपर के लिए देखते हैं भाई कौन कौन से ऐसे फैकल्टीज हैं हमारे। तो सबसे पहले आपके जो पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जो गाइस पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो है हमारे 7 बजे और 9 बजे जितेंद्र पांडे सर, करंट अफेयर एंड आईसीटी के लिए। ठीक है, करंट अफेयर एंड आईसीटी के लिए आपके जितेंद्र पांडे सर 7 बजे और 9 बजे पढ़ाते हैं। 8 बजे सुबह आपको एनके शर्मा सर हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए पढ़ाते हैं भाई। और 8:30 बजे सुबह आपको चारू गोयल मैम रिसर्च एंड एप्टीट्यूड के लिए पढ़ा रही हैं। 10 बजे सुबह आपको सैफ अहमद सर पीपल एंड एनवायरनमेंट के लिए पढ़ा रहे हैं। 10:30 बजे सुबह आपको पूजा सिंह मैम टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए पढ़ाती हैं। 11 बजे सुबह आपको डॉक्टर बरखा मैम लॉजिकल रीजनिंग के लिए पढ़ाती है भाई। तो पेपर 1 की जो क्लास होती है बच्चे वो 11 बजे सुबह तक लास्ट होती है। ठीक है, अब आपको भी पता है 11 बजे सुबह तक आपकी पेपर 1 की क्लास हो जाती है फिनिश। फिर 12 बजे से बच्चे 12 बजे से पेपर 2 की क्लास स्टार्ट होती है। 12 बजे से पेपर 2 की क्लास स्टार्ट होती है। पेपर 2 की क्लास स्टार्ट होती है और सबसे पहली ही क्लास पेपर 2 की मैं लेता हूँ 12 बजे। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को पेपर 2 की क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं कॉमर्स के लिए। कॉमर्स से रिलेटेड आपकी क्लास पेपर 2 के लिए स्टार्ट हो जाती है 12 बजे से। ठीक है, तो प्लीज गाइस ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में यहाँ पे आए और ज्वाइन करें। 11 बजे तक आपका पेपर 1 की क्लास चलती है, फिर इसके बाद 12 बजे से आपका पेपर 2 स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 12 बजे पहले मैं लूंगा आपका पेपर 2 की क्लास, फिर इसके बाद कौन लेता है भाई? चारू गोयल मैम 3 बजे लेती हैं। किस चीज़ के लिए? मैनेजमेंट के लिए। बच्चों को किस चीज़ के लिए लेते हैं भाई? मैनेजमेंट के लिए चारू गोयल मैम। फिर 4 बजे शाम को कौन लेता है भाई? पूजा सिंह मैम हिस्ट्री के लिए लेती हैं। ठीक है, फिर 5 बजे शाम को कौन लेता है? डॉक्टर बरखा मैम पॉलिटिकल साइंस लेती है। ठीक है, फिर इसके बाद 6 बजे शाम को जितेंद्र पांडे सर एजुकेशन के लिए ले रहे होते हैं। ठीक है, 7 बजे शाम को मैं अभिषेक शुक्ला कॉमर्स के लिए आप सभी लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ। 8 बजे शाम को दृष्टि मुखर्जी मैम इंग्लिश के लिए पढ़ाते हैं। तो ये टाइमिंग है इन फैकल्टीज की। और 7 बजे मेरी रहती है, जैसे मैंने बताया, एक बार 12 बजे रहेगा, एक बार 7 बजे रहेगा और एक बार 10 बजे। 8 बजे जैसे ही दृष्टि मुखर्जी मैम की क्लास खत्म होता है भाई, 10 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। 10 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है गाइस। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को क्लास क्या क्या प्रिपरेशन है, क्या क्या हम कौन से सब्जेक्ट कब करवा रहे हैं, ए टू जेड मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया भाई। अब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आपको देखना है और अपने आप को सफल बनाना है इसी प्रिपरेशन के साथ। ठीक है, इस एकदम मन में ठान लेना है। ठीक है, आई होप बच्चे आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, यू वांट टू क्रैक एंटी यूजीसी नेट, देन यू नीड टू बी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज योर अन अकेडमी। आपको देन अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहिए गाइस। ठीक है, अगर कोई बच्चा अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेता है गाइस, कोई भी बच्चा अगर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेता है तो लाइव क्लास प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस रेगुलर बेसिस पे उस बच्चे को मिल रही होगी। ठीक है, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे डाउट क्लियरिंग सेशन हो, आपको रेगुलर बेसिस पे ये सारी तीनों चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं। अगर कोई बच्चा हमारा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेता है, आपको पता है सभी बच्चों को 4 बजे हमारी जो क्लास होती है भाई ऐप पर होती है। ठीक है, अनअकैडमी ऐप पर। अनअकैडमी ऐप पर आपकी 4 बजे क्लास होती है, वो बिल्कुल फ्री होती है। वहाँ पे मैंने आप लोगों को यूनिट 1 करवा दिया है, वहाँ पे यूनिट 1 कंप्लीट करवा दिया है। यूनिट 6 हमारा वहाँ चल रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम चल रहा है। और यूनिट 3 आपका यहाँ चल रहा है गाइस। तो बच्चे ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्यों? कि आपको पता है भाई 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट अगर 3-3 यूनिट 2-2 3-3 यूनिट खत्म हो जाए और तब बच्चे आके फर्स्ट क्लास में जॉइन कर रहे हैं, तो रिवीजन करवाना हमें भी थोड़ा मुश्किल होगा और आपको भी समझना मुश्किल होगा। इसलिए मैं बार-बार यही कहता हूँ, बच्चे आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है, सही टाइम होता है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि मैं
पढ़ाने के साथ-साथ रिवीजन के साथ-साथ क्वेश्चंस के साथ-साथ करवाता हूँ आप लोगों को, तब अगर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ भाई, आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज़, क्विज़ेज़ सारे मिलते हैं, और आप अगर जो फ्री लाइव क्लासेस मिल रही हैं आपको, अगर वो अवॉइड कर रहे हैं बच्चे, तो कहीं न कहीं वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट्स अगर फ्री में मिल रही है बच्चे, और आप उस चीज़ का बेनिफिट उठा नहीं रहे हैं, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी है, खाना आपके सामने रखा हुआ है, बस खाने की देरी है आपको, खा नहीं रहे हैं तो गलती किसकी है? भूख किसकी नहीं मिटेगी? आपकी, है ना? खाएँगे किसको फ़ायदा होगा? आपको। ये चीज़ें हैं। ऐसा भी नहीं है, प्राइसेज़ इतनी ज़्यादा हैं कि आप लोग सब्सक्रिप्शन ले ना पाएँ। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हैं, जो कि आपको समझने की ज़रूरत है बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया के आपके पास कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं, ये इंडिया के कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं, जो आप सभी लोगों को टीच कर रहे हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए, डिफरेंट-डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए आप सभी लोगों को बच्चे ये टीच कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज़, क्विज़ेस मिल रही है भाई। अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, कितनी बार भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियोज़, ठीक है? अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, कितनी बार भी आप लोग किसी भी डिवाइसेज़ पे देख सकते हैं, किसी भी टाइम। ये चीज़ें क्या है, कहीं न कहीं आपको बेनिफिट्स दे रही हैं अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे लें? अब आपके पास ये है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें? क्या प्रोसेस है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का? बच्चे, सबसे बड़ा प्रोसेस ये है कि आपको अनअकैडमी लेनी है, पहले क्या करना है, सर्च करना है, सर्च के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको मैनेज गोल में जाके बच्चे, मैनेज गोल में जाके आपको एनटीए यूजीसी नेट के लिए आपको चॉइस करना है भाई। एनटीए यूजीसी नेट के लिए आपको क्या करना है बच्चे, चॉइस करना है, ठीक है? इसके बाद चॉइस करने के बाद क्या करना है, मैनेज गोल में जाके फिर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते ही आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको फ्री लाइव क्लासेस भी लेते हैं, वहाँ पे मेरा नाम आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, और आप लोगों को मेरा नाम दिख रहा होगा, और फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सभी बच्चों को यहाँ पे कंटिन्यू बहुत सारे वैलिडिटी शो होंगे, और हर एक वैलिडिटी के अपने-अपने प्राइसेस शो हो रहे हैं गाइस, ठीक है? तो वो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा ऐसा जो कि सब्सक्रिप्शन ले रहा हो, नेक्स्ट उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोफाइल को क्या करना पड़ेगा भाई, कंप्लीट करना पड़ेगा। कहाँ से आप क्या करते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम के लिए, और ये चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, कंप्लीट करनी पड़ेगी। देन एनटीयूजीसी नेट के लिए आप जब पेमेंट करने जा रहे होंगे, तो आपके पास कुछ क्रेडिट पॉइंट भी होंगे। वो क्रेडिट पॉइंट कैसे मिलता है, जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट पॉइंट मिलता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो एट द टाइम ऑफ पेमेंट सब्सक्रिप्शन। रिडीम कर सकते हो। अब ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले? अब ये पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में कैसे मिले? आप बच्चों को क्या करना है, बस चीज़ों को रेफ़र करना है, वही चीज़ें आप जितना ज़्यादा रेफ़र करोगे, जितना बच्चा वो डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, लॉगिन करेगा, उसके बिहाफ़ में आपको कुछ पॉइंट मिल जाएँगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने को हम बोलते हैं, ठीक है? अब आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं भाई पेमेंट के लिए। देख लेते हैं एक बार कौन-कौन से ऑप्शन है। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई ऑप्शन है, यूपीआई ऑप्शन है, और वैलेट ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस आपके पास गाइस अवेलेबल हैं। हर एक ऑप्शन अवेलेबल है। किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और मेरा सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, गाइस अगर मेरा सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और इस कोड को अगर अप्लाई करते हैं बच्चे, इस कोड को अगर अप्लाई करते हैं क्या, ABHI 101, ABHI 101, दिस इज माई रेफरल कोड। बट इस कोड को अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, चाहे वो 12 महीने के लिए ले रहे हो बच्चे, चाहे 24 महीने के लिए, बच्चों मैं आप सभी लोगों को हर क्लास में यही बताता हूँ, अगर आप लोग 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और 24 महीने के ले रहे हैं, तभी वो आपको सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। क्यों? कि बच्चे ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये आप लोग इतने कम मंथ के लिए अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो उसमें आप कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट को जितना जिसको इतना लेंथीएस्ट और इतना टफेस्ट माना जाता है, ऐसे सब्जेक्ट को आप
ऐसे कैसे इग्नोर कर देंगे? ठीक है, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में तैयारी आपकी उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। कहीं न कहीं 12 महीने में विद रिवीजन, विद आपका पूरा फुल प्रिपरेशन के साथ आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। आई होप बच्चे आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। 24 महीने के लिए ले रहे हो बच्चे, चाहे वो 12 महीने के लिए ले रहे हैं, कोड आपको सेम ही अप्लाई करना है, ABHI 101, ABHI 101। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर्स के। जैसे कि आप सभी को पता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी थी कि भाई प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, टाइप्स कितने कितने तरह के होते हैं, क्या लॉ है इसका, वेरिएबल प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे हम, प्रोडक्शन फंक्शन 1 वेरिएबल आउटपुट, प्रोडक्शन फंक्शन विद 2 वेरिएबल आउटपुट, एजम्पशन क्या-क्या है इसके, समरी क्या-क्या है, और ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे होंगे भाई? प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है गाइस? आगे बढ़ते हैं। Production function refers to the transformation of inputs or resources into outputs of goods and services. In other words, production refers to all the activities involved in the production of goods and services, from borrowing to set up or expand production facilities to hiring workers, purchasing raw materials, running quality। मतलब क्या कहने का ये है, प्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है कि प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन का मतलब क्या, कुछ इनपुट लगा, उस इनपुट के बदले क्या आउटपुट मिला, वही आपको प्रोडक्शन हुआ। अब वो इनपुट, जितनी भी चीजें आपने वो इनपुट लगाया है, जितनी भी चीजें आपने जितनी भी चीजें इनपुट लगाई है, वो सारी चीजें आपकी क्या कहलाएंगी भाई? प्रोडक्शन। वो सारे प्रोडक्शन के फंक्शन में आएंगी, सारी चीजें प्रोडक्शन के फंक्शन में इंक्लूड कर दी जाएंगी। ठीक है गाइज? आई होप बच्चे ये चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्या है मतलब? ठीक है, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। रेदर देन रेफरिंग टू मेनली तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट्स टू इनटू आउटपुट्स गुड्स। अब कुछ भी इनपुट लगा के तो अनदर आउटपुट, या चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज है, उसके अंदर जो भी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती है, अगर आप उससे प्रिपरेशन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है भाई? प्रोडक्शन। ठीक है? और कुछ भी चीज़ें, जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, वो कहलाता है आपका फंक्शन। मतलब जो भी फंक्शन आपके प्रोडक्शन पर डिपेंड है, वही कहलाता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को बोलते हैं हम प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है इस आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैंने समझा ही दिया था। क्या क्या चीज़ें होती है? कैपिटल, लेबर एंड लैंड। ऐसे तो मानिए बहुत सारी चीज़ें होती है, बट आपके पास मैंने ज़रूर एक ये चीज़ बताया था। आपके फंक्शन जो होते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर होता है, एक फिक्स्ड फैक्टर होता है। फिक्स्ड फैक्टर पूरे साल तक वो कांस्टेंट रहता है। एक 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 मतलब एक मशीन लिए तो पूरा मशीन 1 साल तक पूरा कांस्टेंट रहेगा। अगर आपके प्रोडक्शन में आपको बदलाव करना है, आपके प्रोडक्शन में आपको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, देन आपको ये चीज़ चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब क्या? वेरिएबल फैक्टर, मतलब जो चीज़ वैरी कर सकती है, वो क्या है? आपके वेरिएबल फैक्टर। जो चीज़ क्या कर सकती है? वैरी कर सकती है, वो आपका क्या कहलाएगा भाई? वेरिएबल फैक्टर कहलाएगा। ठीक है? ये हमारा होता है वेरिएबल फैक्टर। अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है, अगर हमारी चीज़ अगर वैरी होनी चाहिए, तो किस चीज़ में वैरी होनी चाहिए भाई? आपके वेरिएबल फैक्टर के अंदर। इसके अंदर वैरी होनी चाहिए भाई? वेरिएबल फैक्टर के अंदर। ठीक है? बात रही फिक्स्ड फैक्टर, वो पूरा होल विद इन द ईयर, पूरा वो होल ऑफ द ईयर पूरा सेम रहता है। ठीक है गाइस? कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं अभी आज करवाऊंगा, तो उस क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। शॉर्ट टर्म मैंने बता ही दिया था भाई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी मैंने बताया था। क्या? कि जब भी ऐसा कंडीशन हो कि आप जैसे जैसे लेबर को एक एडिशनल लेबर लगाते जाएंगे फिक्स्ड फैक्टर के साथ। फिक्स्ड फैक्टर क्या हो सकता है? वो लैंड भी हो सकती है। ठीक है? वो लैंड भी हो सकती है, और वो क्या हो सकती है भाई? वो आपकी मशीन्स भी हो सकती हैं। कुछ भी फिक्स्ड फैक्टर, कैपिटल भी हो सकता है। जैसे जैसे आप
फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, मतलब चेंज करते जाएंगे वेरिएबल फैक्टर को, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर तो सेम रहेगा पूरा, वो तो हमेशा सेम रहेगा। पर जैसे जैसे आप फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे, वैसे वैसे जो हमें प्रोडक्शन मिलेगा, पहले शुरू में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, फिर वो फॉल होने लगेगा। मतलब क्या, यहाँ पे एमपी के बारे में बताते हैं। देखो, यहाँ पे एमपी के बारे में बात करें तो हमने पढ़ चुके हैं भाई, टीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। सारी तीनों चीजें हमने पढ़ा, तीनों कर्व को हमने देख लिया अच्छे से। ठीक है, तो शुरू में क्या होता है, आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा होता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा होता है, फिर आपका डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा होता है, फिर आपका तीसरी बार में क्या कर रहा होता है भाई, फॉल कर रहा होता है। मतलब ये 3 फेजेस हैं इस टीपी के। ठीक है, जब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा हो तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा हो तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और जब आपका फॉल होने लगता है टीपी तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, क्योंकि इसमें आपका फिर एमपी जो है हमारा, जो हमारा एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो हमारा नेगेटिव में जाने लगता है। आई बात समझ में, वो नेगेटिव होने लगता है। आई होप बच्चे ये चीज समझ पा रहे होंगे, कोई इशू नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये चीजें मैंने समझा ही दिया था आपको अच्छे से। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को भाई देखो, सिंपल सी बात है, मैंने हर एक लॉ को समझाने के पहले मैंने आप लोगों को उसके पीछे कुछ ना कुछ एजम्पशंस जरूर बताए हैं, हमेशा एजम्पशन बताया है आप लोगों को, कुछ ना कुछ आप लोगों को एजम्पशंस बताए ही हैं मैंने। ठीक है, अब एजम्पशंस जो बताया है मैंने गाइस, सबसे पहला क्या बताया एजम्पशन, कि आपको शॉर्ट रन में जो फिक्स फैक्टर है उसको रखना है, फिक्स कांस्टेंट रखना है। जो वेरिएबल, अदर वेरिएबल फैक्टर है उसको क्या रखना है भाई, उसमें चेंज होना चाहिए बस। ठीक है, सिर्फ लेबर में बदलाव होना चाहिए, और चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। के जैसे कैपिटल, के फॉर क्या है, कैपिटल है। एल फॉर लेबर, चाहे वो लेबर हो चाहे वो कैपिटल, ये दोनों ही क्या होने चाहिए भाई, बदलाव हो, चेंज हो, वेरी कर रहा हो तो सिर्फ ये कर रहा हो लेबर के बाद, मतलब लेबर कम या ज्यादा। बाकी कैपिटल क्या रहना चाहिए, पूरे होल ऑफ द ईयर क्या रहना चाहिए भाई, कांस्टेंट रहना, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये क्या रहना चाहिए भाई गाइस, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। लेबर क्या रखना चाहिए भाई, वो होमोजेनियस, होमोजेनियस लेबर होनी चाहिए। होमोजेनियस लेबर का मतलब क्या होगा गाइस, इसके होमोजेनियस लेबर का मतलब क्या हुआ, सिमिलर लेबर होनी चाहिए, सिमिलर उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक, सिमिलर टैलेंटेड होने चाहिए, तो ये चीजें हैं। ऐसा ना हो कि कोई आपने एक बहुत एजुकेटेड लेबर के साथ आपने एक नॉर्मल लेबर लगा दिया, अनएजुकेटेड लगा दिया, तो कहीं ना कहीं भाई अंतर तो आएगा ही, सिंपल सी बात है। तब तो वहां पे अंतर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वहां पे आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, वहां पे आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा, जहां लेबर आपका होमोजेनियस रहता है, सिमिलर रहता है। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी आपको क्या रखनी है भाई, कांस्टेंट रखनी है, टेक्नोलॉजी में भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। इनपुट के प्राइसेस दिए होने चाहिए, इनपुट के प्राइसेस क्या होने चाहिए भाई, दिए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इनपुट के कभी प्राइसेस हाई जा रहे हैं, कभी लो जा रहे हैं, कभी इक्वल है, कभी बाहर, मतलब कम ज्यादा ऐसे नहीं होने चाहिए। आपके जो इनके प्राइसेस क्या होने चाहिए भाई, गिवन, दिए होने चाहिए। ठीक है इस, तो ये चीजें था भाई आपके लॉ वेरिएबल पोर्शन का, ये मैंने समझा ही दिया था। इंक्रीजिंग रिटर्न शो फैक्टर, जब से ये भी देखो, जब जब आपका एमपी इंक्रीज करेगा, तो जब आपका यहाँ से देखो एमपी इंक्रीज कर रहा है ना, यहाँ तक हाईएस्ट इंक्रीज कर सकता था, 24 बढ़ा, 48 बढ़ा, 66 बढ़ा, 78 बढ़ा, 84 बढ़ा, 84, मतलब क्या, जब जब आपका ये एमपी इंक्रीज कर रहा होगा, जब जब आपका क्या कर रहा होगा, एमपी इंक्रीज कर रहा होगा, तो इसी को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जिस पॉइंट से आपका एम्पीयर डिक्रीज करने लगा, यहाँ देखो पहले 78 था, फिर 66 हुआ, फिर 48 हो, इसी के बाद ही ना, जिस पॉइंट के बाद से आपका एमपी डिक्रीज करने लगा, डिक्रीज करने लगा, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको,
डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, जिस समय फिर आपका ये जो यहाँ तक है ना भाई, डिमिनिशिंग रिटर्न, जिस टाइम आपका ये कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट, सॉरी, जिसमें आपका नेगेटिव हो चला गया, क्या, एमपी, जब आपका एमपी क्या चला जाए भाई, नेगेटिव वे में चला जाए, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। आई बात समझे, आपका ये क्या हो गया, जिस टाइम आपका नेगेटिव चला गया तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट को। ठीक है गाइस, तो आई होप बच्चे आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ पा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब टीपी आपका ऐसा कर्व क्यों होता है, रीजन मैंने बताया, शुरू में सबसे पहले राइज कर रहा होता है, बहुत तेजी से राइज करता है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे राइज कर रहा है, देखो यहाँ पे आगे तो बढ़ रहा है, बट कहीं ना कहीं झुक कर आगे बढ़ रहा है, मतलब इस तरीके से, यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, फिर यहाँ पे आके फिर एकदम मैक्सिमम यहाँ बढ़ सकता था, यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं। अब ये यहाँ तक क्या हुआ, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इसके बाद क्या हुआ, नीचे धीरे धीरे फिर डाउन होने लगा, टीपी फॉल होने लगा। जब टीपी फॉल होने लगता है, देन आपका एमपी क्या हो जाता है, सॉरी, टीपी फॉल होने लगता है तो एमपी क्या होता है भाई, आपका नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, टीपी इंक्रीज कर रहा होता है तो आपका टीपी एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा होता है। जब आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा होता है तो आपका एमपी क्या होता है भाई, डिक्रीज करने लगता है। जब आपका टीपी फॉल होने लगता है तो आपका एमपी क्या रहता है, नेगेटिव। ये बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत पड़ेगी, आपको ये प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत पड़ेगी गाइस। ठीक है गाइस, तो आई होप बच्चे इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई इशू नहीं आ रहा होगा। हमारे पास हमारे पास हम करते हैं, स्लाइड लेते हैं। हम्म, देखिए, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं भाई, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन हमारे पास है। आपको वेरिएबल फैक्टर दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, आपको जो निकालना है वो टीपी निकालना है एंड एमपी निकालना है। ठीक है, देखते हैं भाई कौन कौन सा बच्चा निकाल पाता है यहाँ पे। ठीक है, 1, 2, 3,
4 5 ठीक है। ईपी कितना है? 50 45 40 35 30 50 40 40 35 30 ठीक है। ठीक है, ये चीज़ है। आपको ये ये जल्दी से बच्चे इसको निकालिए। कैसे निकलेगा? देखो आपको ये वी एफ बोले तो वेरिएबल फैक्टर आपको दिया हुआ है। एपी एवरेज एवरेज प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। अब आपको टीपी निकालना है और एमपी निकालना है। देखते हैं हमारे कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि इस चीज़ का इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं भाई। देखते हैं भाई। बस बीएफ भी दिया हुआ है, एवरेज प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। हुआ किसी से भाई? आंसर आया किसी बच्चे का? आंसर आया भाई किसी बच्चे का? देखिए, पीपी कैसे निकालते हैं, एमपी कैसे निकालते हैं और एपी कैसे निकालते हैं, हर एक चीज के निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है। हर एक कंडीशन में कैसे कोई सी चीज कब निकालते हैं, हर एक चीज मैंने आपको निकालने का फॉर्मूला बता रखा है। ठीक है गाइज, अभी तक कोई बच्चा निकाल नहीं पाया इस चीज को। हम्म
ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो देखते हैं भाई क्या होता है इसका आंसर। देखो क्या है, हमने पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे जीपी का फॉर्मूला क्या है, एपी अपॉन में, सॉरी सॉरी सॉरी, जी, एपी का फॉर्मूला क्या है भाई, पहले देखते हैं एपी का फॉर्मूला क्या है भाई, जीपी अपॉन में, यही है एपी का फॉर्मूला। जीपी अपॉन में क्यों बोला है, तो इसको लेबर बोलो, लेबर, जीपी अपॉन में एल, जो भी लेबर लगे हुए हैं। अब गाइस आप ये बताइए, तो टीपी, एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन में, आपको क्या निकालना है, टीपी निकालना है ना, एपी तो है ही आपके पास, टीपी निकालना है। क्या करना है भाई, टीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, एपी मल्टीप्लाई में एल, मतलब टीपी को निकालने के लिए एपी को मल्टीप्लाई करते जाओ एल से। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई में एल, सॉरी 50, ये पहली बार में एक लेबर लग रहा है, 50 मल्टीप्लाई में एल, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 50, 45 इंटू 2, 90, 40 इंटू 14 टू 3, 120, 35 इंटू 4, 4 × 3 = 12, है ना, 4 × 3 = 12, 5 × 20, 140, 30 × 5 = 100। कहीं ना कहीं बच्चे आप खुद देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एमपी, एमपी आपको दिखा कितना भाई, एमपी आपको कितना दिखा, ये कितना हो गया आपका, पहले यूनिट पे आपका समेशन ऑफ एमपी उतना ही होगा, पहले यूनिट पे आपका समेशन ऑफ एमपी जो होगा वो इतना ही होगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। पहले यूनिट पे आपका कितना है, 50 है, क्योंकि हमने क्या देखा भाई, टीपी इज समेशन ऑफ एमपी, ये पढ़ा है ना, टीपी इज समेशन ऑफ एमपी। ये कितना होगा भाई, 50 होगा, ये अपना 50 होगा। ये कितना होगा भाई, यहाँ पे हमने डैश नहीं किया, देखो ये 50 है, 90 में से 50 गए, कितना होगा भाई, 40, तो 40 बोलो ये, और कैसे निकालते हैं भाई, टीपी एमपी का फॉर्मूला हमें पता है, इक्वल्स टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ये तो है फॉर्मूला भाई, यही है ना फॉर्मूला आपके पास, एमपी इक्वल्स टू क्या होता है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। तो क्या हुआ, टीपी कितना है, टीपी एन कितना है, 90 माइनस 50 कितना, कितना 40 आ गया, 120, 120 में से 90 गए, कितना हुआ, 30 हो गया, ठीक है, 140 में से 120 गया, 20 हो गया, ठीक है, और 140 में से 150 में से 40 गया भाई, कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया, 1 2 3, हाँ, इस 140 में से 50 गया, कितना आ गया भाई, 10 आ गया, 10 यहाँ पे तो होगा, 5 चाहिए थे ना, 1 2 3 4 5, अभी 1 2 3 4 5 सही है, ठीक है गाइस, देखिए आपके पास ऐसे होगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है, तो ये टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ठीक है, ये टीपी इक्वल्स टू एपी इंटू एल हो जाएगा। ये फॉर्मूला पता चला टीपी निकालने के लिए, एपी निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है। नेक्स्ट आपके पास क्या कहते हैं, एम पी इक्वल्स टू, ये है ही, ठीक है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है इसमें, क्योंकि एमपी कैसे निकालते हैं, टीपी कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है, एमपी कैसे निकालते हैं, टीपी कैसे निकालते हैं, और टीपी एमपी कैसे निकालते हैं।
सारी चीज़ें बच्चों मैं आप सभी लोगों को कल कल वाली क्लास में मैं बता चुका हूँ। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर होगा। तो गाइज़ अभी आपको क्या करना है, समझना है भाई, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, समझना है और चीज़ों को यहाँ पे क्या करना है कि बहुत ऐसे प्रेशराइज़्ड वे में नहीं लेना है कि यार ये क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, वो क्या पूछ लिया क्वेश्चन। तो आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चे, जब आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो कहीं न कहीं आपको चीज़ें वो ईज़ी लगने लगेंगी। कहीं न कहीं वो चीज़ें फिर आपको समझ में आने लगेंगी। आई होप आप सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि क्या करना है भाई इसमें, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हुआ, चीज़ों को सबको समझ में आ गया होगा कि हमने एपी कैसे निकालना होता है। जस्ट टीपी के साथ एपी को मल्टीप्लाई कर देना है लेबर के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा भाई, जीपी आ जाएगा। ठीक है गाइस, कोई इश्यू तो नहीं किसी बच्चे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी तरफ करते हैं, वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्या है बच्चे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये निकालना है आपको, इसमें भी टीपी और एमपी निकालना है। इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट टीपी एंड एमपी। टीपी एंड एमपी निकालना, ठीक है? देखते हैं भाई क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। वेरिएबल फैक्टर दिया हुआ है, जीपी एपी एमपी। जीपी दिया हुआ है, जीपी तो निकालना है सॉरी, एमपी दिया हुआ है और एपी दिया हुआ है, ठीक है? ठीक है, वीएफ कितना है, मतलब वेरिएबल फैक्टर कितना है, 0 to 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5। ठीक है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 0 पे कितना है आपका टीपी, टीपी तो पूरा ही भाई 2 और 4, 1, 2, 2 पे दिया हुआ है और 4 पे 24 दिया हुआ है। ये और ये करना है, ठीक है, ये टीपी के लिए। ठीक है, एमपी के लिए क्या करना है भाई, 3 और 5। 3 पे क्या दिया हुआ है भाई, 3 पे 6 दिया हुआ है और 5 पे 5 दिया हुआ है, बाकी का सब डैश। बाकी का सब क्या हो जाएगा भाई, डैश हो जाएगा। जो बच्चा फॉर्मूला जानता होगा वो बच्चा इसका सॉल्यूशन कर देगा, जो बच्चा नहीं जानता होगा बच्चे को थोड़ी दिक्कत आएगी इसमें करने में। देखते हैं अब एमपी में, सॉरी बच्चे ये आपका एपी है, बच्चे एपी है, एपी बच्चे क्या है, और ये एमपी होगा। तो ये एपी है और ये एमपी है। एमपी कितना हो गया भाई, डैश और 4, यहाँ डैश है, ये 4 है, ये डैश, ये डैश, ये डैश और ये डैश। 1 2 3, 1 2 3 6। ठीक है, तो ये चीजें हैं, कुल मिला के आप मुझे टीपी और एमपी पूरा कंप्लीट निकाल दीजिए, एपी भी। ठीक है, एपी टीपी एमपी आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पे फिलअप करना है, जल्दी से निकाले बच्चे।
जल्दी से क्वेश्चन निकालिए। देखिए आपको टीपी कैसे निकालते हैं, एपी कैसे निकालते हैं, एमपी निकालते कैसे हैं, वो मैंने सारा फॉर्मूला आप सभी बच्चों को बता दिया है, समझा दिया है। कैसे निकालते हैं वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर, टीपी, एपी, एमपी, हर एक क्वेश्चन का आपको मैंने हर एक चीज़ों का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। वो फॉर्मूला जल्दी से बच्चे आंसर करके दिखाइए भाई, कौन-कौन सा बच्चा जानता है भाई इसका आंसर? ज़्यादा समय ना ले भाई बच्चे। हुँ। आया किसी बच्चे का आंसर? किसी भी बच्चे का आंसर आया क्या? अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया भाई। जी। हुँ। आया किसी बच्चे का आंसर भाई? टीपी, एमपी, एपी 3 चीज़ें हैं। बीच वाला हमने हमारे पास एपी है बच्चे, ध्यान रखना। तो जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया भाई।
देखते हैं भाई, ये वाले भी आंसर निकाल के देखते हैं। जीरो लेवल पे भाई ये तो कितना होगा, जीटीपी जीरो ही होगा। ठीक है, इस पे ये भी जीरो ही रहेगा, एमपीपी। और ये तो भाई सब डैश रहेंगे। अब ये चार जो है, अगर 4 एमपी है, आपका टीपी भी 4 होगा, क्योंकि टीपी इज व्हाट, टीपी इज का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एमपी। जितना एमपी होगा उस लेवल पे उसको सम कर देंगे तो हमारा टीपी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये एपी है, एपी 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे 3 लेबर है, तो ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्या है आपके पास? अब यहाँ पे 3 एपी दिया हुआ है, सॉरी एपी 6 दिया हुआ है, और 3 आपके पास लेबर दिए हो, तो 6 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 18 हो जाएगा। अरे बात समझ में, 6 3 अभी मैंने बताया था टीपी का फॉर्मूला कैसे निकालोगे भाई, एपी के थ्रू टीपी। आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 6 को 3 से, 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास सेम सेम प्रोसेस भाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 55, 25, ये 25 आ गया आपके पास। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्या है, एपी। अब सेम, अगर आपके पास एपी, अगर टीपी आ गया तो भाई एपी तो निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। एपी पहली बात, यहाँ तो इन्फिनिट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये 4 है, 4/1 4 रहेगा, 10/2 5 रहेगा, 80/3 6 आ गया, 6 3 18, 24/4 ये भी 6 ही हो जाएगा, है ना। और ये 4 होगा, 4 4 4 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 24/4। ठीक है, फॉर्मूला हमारा एपी का। अब आते हैं एमपी के ऊपर। ठीक है, एमपी कैसे निकलता है, ये 0 पे 0, ठीक है, 4 पे 4, 4 में से 0 के माइनस आ गया 4, 10 में से 4 गया आएगा यहाँ पे 6, 18 में से 10 गया यहाँ पे आ गया कितना बचे 8, 24 में से 18 जाएंगे, 24 में से 18 जाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 6। ठीक है, 24 में से 18 गया तो 6 आएगा। और फिर 25 में से 24 गया यहाँ पे कितना आया बच्चे, 1। सही बात समझे? ये बच्चे का आंसर है। समझ में आया बात कि नहीं आया भाई? दिक्कत किसी बच्चे को तो मुझे बताओ भाई। किसी बच्चे को इसमें कोई इशू है तो मुझे कमेंट करके बताया भाई। हम्म, बताइए भाई कमेंट करके, कोई भी बच्चा अगर कोई किसी भी बच्चे को इशू आ रहा हो इसमें। तो गाइस ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जिसको जिसके भी पे मेरे को आपको सॉल्यूशन करना था भाई। अब आगे आपके पास क्या है, ये क्वेश्चंस इसी के बिहाव पे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस। बस इसी के बिहाव पे आप लोगों को क्या कहते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको आंसर करना पड़ता है, जो कि यहीं पे बच्चे लैक
खा जाते हैं कि भाई अब यहाँ पे आंसर नहीं कर पा रहे, वहाँ पे आंसर नहीं कर पा रहे। कहीं न कहीं गाइज़ आप लोग यहाँ पे इश्यू इश्यू होता है आप लोगों को, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछा करिए, क्योंकि हर एक पॉइंट कहीं न कहीं आपके लिए क्लियर होना चाहिए। हर एक पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड तरीके से क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड तरीके से क्लियर नहीं होगा, तब तक आप लोगों को थोड़ा सॉल्यूशन करने में गाइस दिक्कत आएगा। ठीक है? सॉल्यूशन करने में दिक्कत आएगा। ठीक है? तो इसलिए गाइस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में यहाँ पे जॉइन होइए, और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको पूरा डीपली पढ़ाया जाएगा भाई, डीपली। जब तक ऐसा नहीं होगा, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक बच्चे का हर एक पॉइंट एकदम क्लियर नहीं होगा। हर एक पॉइंट मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे का क्लियर हो। ठीक है? तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। आज 26th ऑफ जैन की आपकी छोटी-सी क्लास मैंने ली है इसीलिए, और आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से 26th ऑफ जनवरी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ पहली बात। दूसरी बात ये कि जितनी ही ये हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है, ये हमारा 26 जनवरी, उतना ही कहीं न कहीं एक दुःख की भी बात है। जो भी हमारे किसान भाई लोग, अब हम इनको थोड़ा भाई बोलने में भी हमें थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि भाई बोलना मतलब हम अपने जैसा भी उनको बताना चाह रहे हैं, हम अपने जैसा उनको समझा। लेकिन ऐसे कर सकते हैं किसान भाई लोग हमारे, जो कि उम्मीद नहीं की जा सकती, थोड़ी-सी भी उम्मीद नहीं की जा सकती। वो चीज़ें कर रहे हैं उन्होंने। हमारे देश का झंडा उतार के उन्होंने अपना एक खाली झंडा लगाया भाई, ये कितनी गलत बात है, कितनी ज़्यादा गलत बात है। इसलिए गाइस हमारा झंडा को हटाने से वो नहीं हट गया, लेकिन ऐसे लोग किसान नहीं हो सकते। जिसने अपने देश के झंडे की इज़्ज़त नहीं की, गणतंत्र दिवस की इज़्ज़त नहीं की, अपने ज़मीर की इज़्ज़त नहीं की, अपने इस इतने बड़े उत्सव की इज़्ज़त नहीं की, वो किसान नहीं हो सकता। क्योंकि किसान बच्चे, हमें पता है, हमारे देश में एक किसान और एक जो जवान, यही 2 लोग होते हैं। ये किसान और जो जवान ही वो लोग होते हैं हमारे पास, जिनकी वजह से हमारा पूरा देश गर्व करता है जिन पर। एक किसान के ऊपर, एक जवान के ऊपर, जैसे कि आपने कोरोना काल में भी देखा। कोरोना काल में भी देखा कि किसान और जवान ही एक ऐसे थे, जिसने पूरे देश को हमारे सँभाल कर रखा। पूरे देश को सँभाल के रखा, चाहे वो किसी के पास पैसा नहीं था, तो हर तरह प्रोडक्ट पहुँचा हर सबके पास, ठीक है? खाने को मिला सबको, कहीं न कहीं हर लोगों का पेट भरा। लेकिन क्या ये दिन देखना रह गया था कि किसान भाई हमारे ऐसे करें कि झंडा ऊपर से उतारें? हम बहुत गर्व करते हैं कि हम एक ऐसे देश में हम ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी जो डिपेंडेंट इकोनॉमी वो एग्रीकल्चर पे है। इस पर है बच्चे, एग्रीकल्चर। और जिसके ऊपर हम डिपेंड हैं, जिस पे हमारा पूरा देश डिपेंड है, वो ऐसे करेगा, कितनी शर्मनाक की बात है। गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आप लोग इसको अवेयरनेस, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है बताइए बच्चे? इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों भाई, क्या हो रहा है ऐसा? गाइस ये सब बिल्कुल ना करें, दंगे-फ़साद करने से कोई चीज़ किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। बल्कि आप जिसके साथ कर रहे हो उसका बहुत नुकसान हो, कितने गरीबों का नुकसान इसकी वजह से हो रहा है, कितने लोगों का काम रुक गया है, कितने लोगों का काम रुक गया है, जो लोग उस काम को करके 2 वक़्त की रोटी कमाते थे, की कमाई बंद हो गई है। उनका पेट कौन पालेगा? वो किस चीज़ के लिए दंगा करें? वो किस चीज़ के लिए स्ट्राइक रखें भाई? तो इस चीज़ को भी तो समझिए बच्चे। शांति तरीके से भी आपकी सुनी जा सकती है, स्ट्राइक हो सकता है। ठीक है गाइज़? तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ, और गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। इस नंबर्स में आप लोग यहाँ पे, इतने नंबर्स में यहाँ पे जॉइन करते हैं, क्लास को देखते हैं अच्छे से, ठीक है? तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं भाई, दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए।
थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल आप सभी लोगों से, ठीक है। अगर किसी बच्चे को, और हमारे चैनल को प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने हमारे चैनल को ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें भाई, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, नहीं पसंद आए भाई क्लास मेरी तो कोई इशू नहीं है, अनलाइक भी कर सकते हैं। शेयर ज़रूर करें गाइज, शेयर ज़रूर करें। आपको बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि इसी से ही आपको लाइव अपडेट्स मेरी मिलती रहेंगी आपको, ठीक है गाइज। आगे आप लोगों को अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है मेरा, तो ABHI101 कोड मेरा अप्लाई करें और 10% का डिस्काउंट पा सकता है भाई हमारे सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। 10% का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इन रिपब्लिक डे। आप लोगों को बहुत सारी खुशियों के साथ इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और बहुत खुशी के साथ ही मनाइए इसको, ऐसे दंगे फसाद तरीके से हमारे किसान भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नहीं ऐसे करिए। हमारे देश की इज्जत है, हमारे हमारे जो तिरंगा, हमारे देश का, हमारा जो तिरंगा हमारे देश का इज्जत है, हमारे देश की शान है। किसी की बाहर की हिम्मत नहीं हो सकती आके उसको छू तक ले, उसको ऐसे निकाल ले। हमारे ही देश के लोग अगर ऐसे करेंगे तो फिर बाहर वाले तो फिर क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, बताइए। कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, लेकिन अब चीज़ें इससे आगे गलत ना हो, इसी चीज़ की बस हम लोग आपसे उम्मीद रखते हैं सब, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट टू एवरीवन।